हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम स्नातक स्तर का जो पेपर है यूके ट्रिपल एससी के जो पीवाईक्यू हैं उसके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी, कंप्यूटर के जो पीवाईक्यू हैं वो इसमें कराएंगे। तो इस वीडियो को जो मुख्य उद्देश्य लाने का है वो ये है कि इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि इन दो जो टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न तक एग्ज़ाम में आते हैं तो वो किस प्रकार के आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड जो है अपने नोट्स तैयार करने हैं। 2 या 3 पेज के, सिर्फ इन दोनों टॉपिक के 2 या 3 पेज के नोट्स तैयार करें और उनमें जो है इन प्रश्नों को भी लिखें। मान लीजिए 30-35 प्रश्न हैं तो इनको भी उसमें नोट करें और इससे जो रिलेटेड हैं टॉपिक, इससे रिलेटेड जो जीके है संबंधित, वो भी उसमें नोट करें। तो 2 या 3 पेज के अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन करके जा सकते हैं। और पीवाईक्यू से भी अगर आपका क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो भी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा अपना जो है तैयारी में थोड़ा बदलाव करें, और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र। तो ये जो सिलेबस में दे रखा है पत्र लेखन वाला टॉपिक, इससे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के एक शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। मतलब जब आप नोट्स तैयार करेंगे तो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, आप जितना आप खुद समझ सके इतने नोट्स तैयार करें। जो का की के हैं ये वर्ड भी आप उसमें हटा सकते हैं, आपको खुद समझ आ जाए, बाकी आपको किसी को कुछ समझाना नहीं है। तो इतने शॉर्ट नोट्स तैयार करें जिससे आपका समय भी ज़्यादा खर्च ना हो और लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन के लिए हो जाए। तो शुरू करते हैं। अनौपचारिक पत्र है तो इसमें से कौन सा अनौपचारिक पत्र है, तो देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। बधाई पत्र जो है वो अनौपचारिक है। वो पत्र जिसमें जो है हमारा निजी संबंध होता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अलावा प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र जो हैं ये औपचारिक पत्र में आते हैं, जबकि बधाई पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र में आता है। अनौपचारिक पत्र में जो है हमारा निजी संबंध होता है। वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। तो सिंपल है, टिप्पण है। तो टिप्पण से जो है मैक्सिमम एग्जाम में जो प्रश्न बनता है। तो यहाँ से किस प्रकार से जो है प्रश्न आए हैं एग्जाम में, जैसे एक प्रश्न ये है टिप्पण का, एक ये है। तो यहाँ पे कुछ और इससे संबंधित फैक्ट आपको किसी बुक में मिलते हैं तो ढूंढने की कोशिश करिए। मतलब अपना जो है जो मटेरियल है वो खुद से बनाएं, नेट से सर्च करें, बुक से ढूंढें और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। 2 या 3 पेज में आप इसको दोनों टॉपिक को करना है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो देख लेते हैं। वह अभियुक्ति जो पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक लिखी जाती है टिप्पण कहलाती है। उस विषय के संदर्भ में सुझाव या मंतव्य दिया जाता है। अब देख लेते हैं व्यक्तिक पत्र के उदाहरण कौन से हैं। तो व्यक्तिक पत्र के उदाहरण आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी, शोक पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है। जबकि परिपत्र, अनुस्मारक ये जो है सरकारी पत्रों में आते हैं। व्यक्तिक पत्र जो होते हैं जिसमें निजी संबंध होता है। तो यहाँ से भी देखो, यहाँ पे ये प्रश्न आया, पहला प्रश्न भी इसी से संबंधित था। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है। तो प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। मतलब एक फॉर्मेट होता है, जैसे हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि कच्चा रूप तैयार करना, वो इस तरीके से है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। तो कुछ ऑप्शंस जो है देख के भी हम एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो आप इसके फॉर्मेट देख लीजिए, अर्ध सरकारी पत्र का भी और सरकारी पत्र का भी। तो अर्ध सरकारी पत्र में जो है बाईं और शीर्ष पर जो है प्रारूप में प्रेषक का नाम लिखा होता है और पदनाम लिखा होता है। ठीक है। अगला है हमारा जो पत्र सरकारी विभागों संबंध अधीनस्थ, सरकारी विभाग आ गया तो यहाँ पे हम सिंपल सा खुद ही कह सकते हैं कि हमारे सरकारी पत्र हो गए। और परिपत्र क्या होता है। परिपत्र जब हम एक ही पत्र जो है अलग अलग जगह भेजे जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। अनुस्मारक क्या होता है कि जब हम किसी को कोई पत्र भेज देते हैं, वहाँ से हमें आंसर नहीं मिल पाता तो उसे हम अनुस्मारक लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं उसको दोबारा। और अर्ध सरकारी पत्र कौन से होते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र वो होते हैं जो समान स्तर के अधिकारियों के मध्य भेजे जाते हैं। तो ये चारों पत्र जो है आप अच्छे से पढ़ें। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना जो है टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ये जो है इस प्रकार से 4 चीज़ें ये हैं, मुखपत्र, फीचर, संस्करण, विशेषांकांक। एक प्रश्न और आया था इस एग्जाम में, वो भी आप देख लेना। तो ये जो है आप लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट आपको आने वाले एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी में जरूर मिलेंगे। मनोरंजन ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख जो है हमारा वो विशेषांक हो गया। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका फीचर हो गई। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक मुखपत्र हो गया।
और समाचार पत्र या पत्रिका में एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां जो है वो संस्करण होगी। संस्करण हमें पता ही है कि जैसे प्रथम संस्करण की बुक आया, फिर दूसरा संस्करण आया, तो कहीं कहीं आप देखो इससे ये हो जाता है कि एक दो ऑप्शन मिलने से भी जो है हमारा आंसर जो है हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये भी पता होता समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार में छापी गई संपूर्ण प्रतियां संस्करण कहलाती है, मतलब घ का हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो घ में हमारा तीसरा ऑप्शन सिर्फ एक में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है वो इसी प्रकार से है, आपको एक या दो ऑप्शन भी अगर आते हैं बस उसमें शुरू से स्पीड आपको बना के रखनी है और फोकस के साथ पेपर करना है। अगला है संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन में जो है अर्थशास्त्र के पत्रों में ये लिखा जाता है प्रियश्री, क्योंकि ये समान स्तर के अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है। संबोधन के रूप में वहाँ प्रियश्री यूज होता है। अगला प्रश्न है सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखा जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के पत्र होता है, मतलब ये होते सरकारी पत्र हैं लेकिन किसी सामने वाले अधिकारियों का ध्यान एकदम उस पर अपेक्षित करना, समान स्तर के अधिकारियों के मध्य लिखा जाने पत्र जो है वो अर्थशास्त्र के पत्र होता है। इसमें जो है ये समान स्तर के अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है और स्पेशल किसी विषय पर जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। तो ये जो है हमारे पत्र लेखन से आए हुए प्रश्न थे। अब अगला टॉपिक है जनसंचार में हिंदी कंप्यूटिंग मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया। अब इसमें देख लेते हैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। तो ये तो इसका प्रश्न नहीं है, ये पत्र लेखन उसका है, गद्य और पद्य जो हमारे लेखक हैं उनका है। तो इसका सही ऑप्शन बी है दाजू। ये भी कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा दाजू कहानी पर फिल्म बनाई गई थी। यह कहानी एक छोटे बच्चे और उसके दादा के रिश्ते के भावनाओं को दर्शाती है। तो इम्पोर्टेंट है दाजू जो है कहानी जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी दाजू कहानी पर बनाई गई है। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो ये जो संविधान के 343 से 351 तक हैं, तो आप ये सारे तैयार कर लें, किसी भी एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा सही है कि 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे। उद्यत मानदंड क्या है। तो क्या है ये हिंदी भाषा का जो है पहला समाचार पत्र था जो 1826 में आया था, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, 1826 में है। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसी को जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये देखो इससे संबंधित फैक्ट है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है या हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो है अगर आपने ये प्रश्न पढ़ लिया अब, तो उसके बाद इससे संबंधित जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी अपने नोट्स में ज़रूर लिखें, इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो जनवाणी जो है पत्रिका का संपादन किया था। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था ये तो खैर एग्जाम में मुश्किल है आना, तो इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है, खाली पत्रिका जो है इसमें देख लीजिए आप। अब इनकी अन्य जो पत्रिकाएं इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनवाणी जैसी अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया। तो किस ये जो है इनके द्वारा किया गया था। अब बाकी पत्रिकाओं को भी देख लीजिए। ईमेल का संबंध क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ईमेल का संबंध होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो इंटरनेट के माध्यम से या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जिसमें यूज़र नेम और डोमेन नेम होता है। ठीक है, ये हमने कंप्यूटर वाली क्लास में अच्छे से कराया हुआ है। भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है हमारा नई दिल्ली में स्थित है। 17 अगस्त 1965 को इसकी दिल्ली में स्थापना हुई थी। बाकी इसके जो नीचे एडिशनल जानकारी है उसको आप पढ़ सकते हैं, इतना कोई एग्जाम में नहीं आएंगी ये। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। तो सन 1961 में हुई थी। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत हुई थी 1961 में नई दिल्ली। तो इसका जो है कहाँ पे है इसका मुख्यालय नई दिल्ली, और कब हुई थी 1961। ये आप नोट जरूर करें एग्जाम के लिए। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूर्ण विवरण, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। तो ये कार्यव्रत कहलाता है। जो बैठक में उपस्थित व्यक्तियों का जो है विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण होता है वो कार्यव्रत कहलाता है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उसे ताजी घटना का उल्लेख करना जिस कारण वह मुद्दा चर्चा में आया उसे क्या कहते हैं। तो उसे न्यूज पेज कहते हैं। तो इन चारों की जो डेफिनेशन है आप अच्छे से पढ़ें, चारों में से एग्जाम में कोई भी पूछी जा सकती है। एंकर बाइट क्या होती है। तो एंकर बाइट क्या है, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि है तो वीडियो या कथन दिखाने को जो है एंकर बाइट कहते हैं।
अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो यह है उल्टा पिरामिड शैली। ये भी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली, इसके 3 हिस्से होते हैं। इंट्रो या लीड, इसे हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। बॉडी, इसमें समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। फिर आता है समापन। इस शैली में सबसे पहले समाचार का सबसे मुख्य भाग लिखा जाता है। इसके घटते क्रम में समाचार के अन्य तथा सूचनाएं लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स सबसे अंत में दिखाया जाता है। तो मतलब उल्टी तरीके से, उल्टी तरफ से जो है खबर इसमें दिखाई जाती है। तो समाचार पत्र में कौन सी शैली प्रचलित है? उल्टा पिरामिड शैली। अगला है, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश होता है? तो सही ऑप्शन है हमारा ज्ञापन। ज्ञापन में जो है संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। पत्राचार के प्रारूप और ज्ञापन में क्या होता है? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। ज्ञापन प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति, स्वीकृति एवं अधीनस्थ कार्यालय को आदेश देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कार्यालय ज्ञाप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। अंत में लिखने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, पदनाम, नीचे प्राप्तकर्ता का नाम भी लिखा जाता है। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये निराला जी ने किया था। और बाकी जो ऑप्शन है हमारे, पंत जी, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, उनका यह पत्रिका 26 अगस्त 1923 को कोलकाता से पहली बार प्रकाशित हुई थी और इस पत्रिका का प्रकाशन 1930 में बंद हो गया था। अगला प्रश्न है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई? तो ये हुई है 1957 में, 3 अक्टूबर 1957 को हुई। यह आकाशवाणी का एक प्रमुख प्रसारण सेवा है। विविध भारती देश का सबसे बड़ा मनोरंजन नेटवर्क है। ये एडिशनल जानकारी आप जरूर रखें। इसे वाणिज्यिक प्रसारण सेवा या CBS के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल मुंबई और मद्रास से होता था। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने किया था वसुधा। हरिशंकर परसाई ने वसुधा नाम की साहित्यिक पत्रिका का संपादन 1956 में शुरू किया। इसके संस्थापक और संपादक दोनों थे। इन्होंने अपने झोले में वसुधा के अंक रखते हुए जबलपुर की सड़कों पर खुद बेचते थे। हालांकि आर्थिक नुकसान होने के कारण इन्हें पत्रिका बंद करनी पड़ी। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की? तो यह भी पीछे भी प्रश्न आया था। 11 दिसंबर 1950 को जो की गई थी। कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का निर्माण करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय में जनवरी 1952 में एक हिंदी अनुभाग की स्थापना की गई थी। तो ये जो है आज हमारे 2 टॉपिक थे, पत्र लेखन और हिंदी कंप्यूटिंग जो है, इस प्रकार से जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग। तो ये 2 टॉपिक हमारे अच्छे हैं। इसको यहाँ से प्रश्न 3 या 4 बन जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को, आपने अगर ये वीडियो देखी है अच्छे से, तो इनके आधार पर अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें, 2 या 3 पेज के, जिससे लास्ट टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। हिंदी के 20 नंबर की हिंदी है, इसके जो है 15 या 20 पेज के जो है शॉर्ट नोट्स बिल्कुल तैयार करें। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें। अभी इसके बाद हम गद्य और पद्य वाला, लेखक वाला वीडियो कराएंगे। तो उसमें भी क्या है कि जितने भी हमारे लगभग 23 राइटर हैं, उनकी रचनाएं जो हैं आप अच्छे से नोट कर लें, लास्ट टाइम पर रिवीजन करें, 3 या 4 बार रिवीजन करें एग्ज़ाम से पहले, आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो 20 नंबर में से कम 18 नंबर जो है हिंदी में टारगेट रखें। अगर वीडियो वाला एग्ज़ाम है उसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन टफ है, बहुत सारे फॉर्म हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना ही होगा। थोड़ा और लोगों से हट के थोड़ा करोगे तो थोड़ा सा अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको उसको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की वीडियो जो हैं और आगे भी अगर हम लाएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।